तो दोस्तों इस एपिसोड में पिंगान निंग्याओ को उस ग्रैंडपा के अटैक से बचाने के लिए सीधा खुद भी बीच में कूद जाएगा और अपनी जान पर खेलकर वहां पर निंग्याओ को बचाने की कोशिश करेगा। तो इस एपिसोड को एंड तक देखना। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, निंग्याओ को जैसे ही लगा था कि पिंगान यहाँ पर उस बांस के अटैक की वजह से मर चुका है, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी और उसके अंदर से काफी मिस्टीरियस तरह की पावर निकलने लगती है, जो कि हेवनली पावर थी। वो पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि चारों तरफ बिल्कुल ऑरा से सब कुछ भर चुका था। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर निंग्याओ को हुआ क्या, ये इतना ज्यादा पावरफुल अटैक यहाँ पर कैसे कर पा रही है। निंग्याओ की जो पावर निकल रही थी उसके सामने था वो ग्रैंडपा तक के भी नहीं टिक पा रहा था। सारे लोग हैरान थे कि यहाँ पर ये निंग्याओ को क्या हो गया। निंग्याओ के पावर के बारे में दूर दूर तक के जितने भी लोग थे सेक्ट वाले, सभी को पता चल चुका होता है कि यहाँ पर कोई ऐसी लड़की आई है जिसके अंदर इतनी खतरनाक हेवन की पावर है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जैसे निंग्याओ ने अपनी हेवन की पावर को एक्टिवेट किया था, वो ग्रैंडपा वहां पर कह रहा था कि मैं भी तो जरा देखूं कि इसकी हेवन की पावर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बस बहुत हो गया इसका नाटक। मैं काफी टाइम से इससे देख रहा हूँ कि ये कब से अपनी पावर को एक्टिवेट किए जा रही है। ग्रैंडपा जो कि नियो की पावर की वजह से वहां पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा था, वो वहां पर खुद को स्टेबल बनाने के लिए अपनी एप स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और उसी एप स्पिरिट को उसने वहां पर बाहर निकालते हुए पूरे गुस्से के साथ निंग्याओ के ऊपर अटैक करने की तैयारी शुरू कर दी थी। वो एक घसीट के पंच सीधा निंग्याओ को मारने वाला होता है, जहां पर उसके पंच के साथ साथ उसकी एप स्पिरिट भी निंग्याओ के ऊपर अटैक करने वाली थी। लेकिन इस चीज को देखकर निंग्याओ की जो हेवन पावर होती है वो और ज्यादा भयानक तरीके से एक्टिवेट हो चुकी थी और ये इतनी खतरनाक होती है कि उससे तो वो ग्रैंडपा की एप स्पिरिट और ग्रैंडपा खुद ही वहां से बहुत दूर जाकर फेंका चुका था। पूरा इलाका ही एकदम सन्नाटा छा गया होता है हर तरफ। निंग्याओ के अटैक की वजह से निंग्याओ की जो पावर निकल रही थी हेवन वाली, वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती कि निंग्याओ खुद ही उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो उसे बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो उसके कंट्रोल से बाहर ही निकलते जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बिल्कुल तूफान आ जाएगा, हर तरफ की चीजें तहस नहस हो जाएगी। लेकिन आखिरकार कैसे भी करके निंग्याओ ने अपनी पावर को रोक लिया था। लेकिन जैसे पावर रुकी थी, वो बहुत ही ऊंचाई से जमीन पे आकर गिर जाती है, जहाँ इतनी ज्यादा पावर को इस्तेमाल करने की वजह से उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। इस चीज को देखकर ग्रैंडपा जो होता है वो वापस से हिम्मत करके खड़ा होता है और निंग्याओ से कह रहा था कि अब तुम क्या करोगी। देखो तुम्हारी पावर ने तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर ही बैकफायर कर दिया। तो ना ही तुम्हें कोई बचाने के लिए आएगा, ना ही तुम खुद अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकती हो। अब तो तुम्हें यहाँ पर कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद ग्रैंडपा पूरे गुस्से के साथ निंग्याओ को मारने के लिए उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। लेकिन जैसे वो निंग्याओ के करीब भी जा पाता, तभी वहां पर उड़ते हुए पिंगान आता है, जिसने अपने हाथ में कुल्हाड़ी ली थी। वो कुल्हाड़ी लेकर सीधा उसे ग्रैंडपा के हाथ के अंदर ही घुसा कर फंसा देता है, जिससे तो ग्रैंडपा को बहुत गहरी वहां पर चोट लग चुकी थी। वो ग्रैंडपा इतना ज्यादा भड़क जाता है कि वो पिंगान को उठाकर दूर फेंक देता है। ग्रैंडपा को खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये बचा तो बचा कैसे, मुझे तो लगा था कि ये मर गया होगा। इसके बाद वो पिंगान को पूरी जान से एक घसीट के पंच मार देता है। वैसा ही पंच जैसा कि लिन को लगा था, तो उसकी हालत खराब हो गई थी। इस वजह से तो पिंगान पूरा खून में नहा चुका था। लेकिन फिर भी वो निंग्याओ को बचाने के लिए हिम्मत करके वापस से वहां पर खड़ा होने लगता है। ग्रैंडपा फिर से वहां पर खड़ा होता और पिंगान के ऊपर अटैक करने के लिए उसी की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन वो जो फॉर्मेशन लगा होता है आसमान पे, वो फॉर्मेशन की वजह से कुछ देर के लिए ग्रैंडपा वहां पर रुक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर पिंगान वहां पर खड़ा होता है और निंग्याओ को अपने कंधे पे बिठाकर वहां से किसी सेफ जगह पर ले जाने लग गया था, ताकि निंग्याओ को वहां ले जाकर बचा सके, क्योंकि निंग्याओ यहाँ पर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। ग्रैंडपा पूरे गुस्से के साथ वहां पर पिंगान के पीछे ही पड़ चुका था, ताकि कैसे भी करके वो पिंगान और निंग्याओ दोनों को मार सके। ग्रैंडपा पिंगान का गला दबाता और उसे सीधा खाई के नीचे फेंकने लग गया था, ताकि खाई के नीचे ले जाकर वो पिंगान की यहाँ पर जान ले सके। लेकिन तभी वहां पर उड़ते हुए निंग्याओ की फ्लाइंग स्वॉर्ड आती, जिसने वहां पर आते साथ ही ग्रैंडपा के ऊपर अटैक कर दिया था। इस वजह से पिंगान को यहाँ पर मौका मिल जाता है ग्रैंडपा के हाथों से खुद को छुड़ाने का। वो अपने आप को छुड़ाने के बाद पूरी जान लगाकर वहां पर ग्रैंडपा के मुंह पर ही एक लात मार देता है। ये लात इतनी जोर से ग्रैंडपा को लगी थी कि ग्रैंडपा जो यहाँ पर पिंगान को खाई से नीचे फेंकने के लिए आया था, वो खुद ही खाई के नीचे फेंका गया होता है। और पिंगान ने जैसे तैसे खुद को किनारे को पकड़ते हुए वहां पर बचा लिया था। पिंगान यहाँ पर बच चुका था और ग्रैंडपा वहां से सीधा खाई के नीचे जाकर गिर जाता है। जिसके बाद पिंगान वापस से निंग्याओ को अपने कंधे पे रखता वहां से भागने लग गया था। निंग्याओ को जैसे ही थोड़ा थोड़ा होश आता है, वो पिंगान को देखकर कहती कि अरे पिंगान तुम सही हो, मुझे तो लगा था कि तुम्हें ना कुछ हो गया। पिंगान उसे सारी बात बताता है कि अभी यहाँ पर क्या हुआ, उसने कैसे यहाँ पर ग्रैंडपा की चंगुल से निंग्याओ को बचाया। उसे देखकर तो यहाँ पर निंग्याओ कहती है कि अरे वाह पिंगान, तुम्हारे अंदर तो हिम्मत कितनी ज्यादा बढ़ गई है। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना बड़ा कारनामा कर दिखाओगे, लेकिन हाँ तुमने खाली यहाँ पर मुझे बचाया ही है ना, कि मेरे साथ कुछ और भी काम किया है। पिंगान कहता है अरे नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता, मुझे तो कुछ करने का टाइम ही नहीं मिला। बस मैंने तुम्हें उठाया गोद में और कंधे पे रखकर यहाँ पर बस लेके भाग रहा हूँ, ताकि हम इस ग्रैंडपा की चंगुल से दूर जा सके। पिंगान ने तो मस्त यहाँ पर ग्रैंडपा को साउथ मूवी के हीरो की तरह हरा दिया था, क्योंकि उनके पास भी तो पावर नहीं होती, लेकिन अपने वेपन और स्किल का
इस्तेमाल करते हुए वो दुश्मनों को हराते हैं। वैसे ही पिंगान ने भी यहाँ पर ग्रैंडपा की हालत खराब कर दी थी, लेकिन ग्रैंडपा इतनी आसानी से तो हार नहीं मानेगा, वो वापस से आएगा पिंगान से बदला लेने के लिए। दूसरी तरफ हम उसी फेरुसू के दीवाने को देखते हैं जिसका नाम बाओकी है। वो अपने घर पर आने के बाद उसके जो सीनियर और डिसेबल वगैरह थे उन सभी को बता रहा होता है कि तुम्हें पता है मैंने क्या देखा। मैंने देखा ना कि पिंगान ने उस ग्रैंडपा की क्या ही बुरी हालत की। मजा ही आ गया ये चीज देखकर। उस पिंगान के पास पावर तो नहीं थी, लेकिन उसने बहुत ही कमाल के तरीके से उस ग्रैंडपा की हालत खराब की है। ये कहानी इतनी ज्यादा प्यारी है कि मैं तो सोच रहा हूँ कि अपने बच्चों के, अपने पोतों तक की ये कहानी सुनाऊंगा कि गांव के एक कमजोर लड़के ने इतने पावरफुल ग्रैंडपा की हालत खराब कर दी, वो भी बिना किसी पावर के इस्तेमाल करते हुए। मानना पड़ेगा वो लड़का जो पिंगान है ना, वो कमाल का इंसान है। लेकिन ये गुआन जो था वो ग्रैंडपा के साथ ढंग से फाइट नहीं कर पाया। मुझे लगा था कि गुआन ही यहाँ पर ग्रैंडपा को मार देगा, लेकिन वो तो डर कर भाग निकला। मैंने सोचा था कि गुआन ऐसा कमजोर निकलेगा। मैंने सोचा था कि उन दोनों के बीच में हमें अच्छी फाइट देखने को मिलेगी। लेकिन तभी वहां पर जो और लोग बैठे होते हैं वो बाओकी से कह रहे होते हैं, कह रहे चुप हो जा, देख यहाँ पर कौन आ रहा है। जैसे बाओकी पीछे मुड़कर देखता है उससे पता चलता है कि गुआन तो यहाँ पर आ चुका है। गुआन यहाँ पर आने के बाद कहता है कि लगता है मेरे बारे में यहाँ पे बातें चल रही थी, बहुत ही पार्टी वगैरह हो रही थी क्या, मेरे बगैर तुम लोग कैसे पार्टी कर सकते हो। इसके बाद तो गुआन वहां पर जाकर कुर्सी पे बैठ चुका था। उसे देखकर बाओकी कहता है कि अरे सीनियर, मुझसे गलती हो गई। मैं वो क्या कह रहा था ना कि मैं आपकी यहाँ पर उल्टा तारीफ ही कर रहा था। मेरी कहाँ हिम्मत होगी कि मैं यहाँ पर आपको कुछ बुरा भला कह सकूं। आपने इतना अच्छे से ग्रैंडपा के साथ फाइट की, उसको धूल चटाया, मैं यही चीज के बारे में आपकी तारीफ कर रहा था। गुआन कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, मैं समझ गया कि तुम किस तरह की तारीफ, मैंने भी वो चीज सुनी है जो तुम यहाँ पर कह रहे थे। गुआन को यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा था कि ये जो डाली डायनेस्टी है वो भी यहाँ पर फेंगला एकेडमी के साथ मिली होगी, तभी तो ये दोनों यहाँ पर आकर आपस में बातें कर रहे हैं। गुआन जो होता है उसे सामने एक लड़की दिखाई देती है जो कि असल में चैन फैमिली की थी। चैन फैमिली से इस गुआन की पुरानी दुश्मनी चल रही थी। इसी वजह से वो लड़की जो थी वो पूरे गुस्से के साथ यहाँ पर गुआन को देख रही थी। वो उसे जरा भी नहीं पसंद करती है, लेकिन उस लड़की ने अभी भी अपनी किसी को आइडेंटिटी नहीं बताई है कि वो चैन फैमिली से ही आती है। गुआन के पूछने पर कि क्या तुम चैन फैमिली से ही आती हो, वो लड़की मना कर देती कि नहीं, मैं चैन फैमिली से नहीं आती। तभी वहां पर ये सारी बातें सुनने के लिए ब्रदर सॉन्ग भी आ चुका था। वो वहां पर बैठ जाता है और आराम से सभी की बातें सुनने के लिए पहुंच चुका था, ताकि देख सके कि ये लोग यहाँ पर किस तरह की बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ पिंगान जो होता है वो निंगिया को उठाकर जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी के पास लेकर आता है, जिसे भी पिंगान ने खुद ही बनाया था, ताकि यहाँ पर लाने के बाद वो दोनों कुछ देर के लिए आराम कर सके। दोनों बस वहां पर बैठकर एक दूसरे को देख रहे थे। निंगिया और पिंगान से कहती है कि पिंगान ऐसे देख रहे हो क्या, तुम्हें कुछ मुझसे पूछना है? पूछना तो पूछ सकते हो, मैं तुम्हें उसका जवाब दे दूंगी। पिंगान कहता है हाँ वो कुछ पूछना तो था, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं पूछूं या नहीं पूछूं, कहीं आपको बुरा लग गया तो। निंगिया कहती है अच्छा मैं समझ चुकी कि तुम यहाँ पर क्या पूछना चाह रहे हो। तुम मेरी उसी हेवन पावर के बारे में पूछ रहे होगे ना कि वो मेरे पास कैसे है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये पावर ना मुझे मेरी माँ ने दी थी जब मैं छोटी हुआ करती थी। तो ये पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मैं इसे खुद भी ठीक तरह से स्टेबल नहीं कर पाती हूँ। इसी पावर की वजह से वो ग्रैंडपा मुझसे दूर जा चुका था। तुम्हें पता है ये पावर इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इसके सामने वो ग्रैंडपा क्या कोई भी क्यों ना आ जाए वो नहीं टिक सकता। यहाँ तक कि इसकी मदद से मैं बड़े से बड़े कल्टीवेटर को भी हरा सकती हूँ, लेकिन अगर मैं इसे पूरी तरह से स्टेबल करना सीख गई तो मैं भी इसे पूरी तरह से स्टेबल नहीं कर पाती हूँ। जो सुनकर तो पिंगान भी हैरान हो चुका था। वो यहाँ पर निंगिया से कहता है कि हमने यहाँ पर ना ग्रैंडपा को अपने एक्सट्रीम लेवल तक के जाने पे मजबूर किया और वो अपने एक्सट्रीम पे जाकर गांव के ऊपर जो फॉर्मेशन बना हुआ है उसकी पावर को झेल चुका है। तो तुम्हारे ख्याल से क्या लगता है कि उसके लाइफ स्पैन जो है वो कितनी कम हुई होगी? निंगिया बताती है कि जहाँ तक कि मुझे लगता है ना कि करीब 180 साल तक की उसकी जिंदगी कम हो गई होगी। जब वो मरने वाला था तो उसके 180 साल पहले ही वो मर जाएगा। पिंगान कहता है अरे वाह 180 साल, इतने में तो मैं 2 से 3 बार पैदा होकर वापस से मर जाऊं। लगता है हमारा प्लान ना यहाँ पर काम कर गया। इस बुढ़ाऊ का तो 180 साल कम हो चुका है। लेकिन निंगिया उससे कहती कि अरे पागल हो क्या, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो सकते हो, मैंने सोचा नहीं था। तुम्हें पता है ना कि वो ग्रैंडपा जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, तो तुम्हें ये पता होगा कि असल में वो कितने साल में मरने वाला है। हो सकता है कि वो 2000 साल में मरे या 4000 साल में मरे। उसकी लाइफ की लिमिट हमें थोड़ी ना पता है। 4000 साल का हुआ तो हम 180 साल कम करके क्या ही उखाड़ लेंगे। जहाँ तक कि मैंने उसकी एप स्पिरिट को देखा है ना, वो एप स्पिरिट एक बंदे के पास तभी आती है जब वो बंदा अपनी 2000 साल की कल्टीवेशन को पूरा कर ले। इसका मतलब साफ है कि वो ग्रैंडपा अभी ही बहुत ज्यादा उम्र का है और उसकी आगे की लाइफ भी ना मेरे ख्याल से कम 4000 साल बची होगी। 4000 साल में से 180 साल निकाल देना मतलब कि यही हो गया कि एक तालाब के अंदर से एक बाल्टी पानी निकालना। तो इससे मुझे नहीं लगता कि कुछ खास फर्क पड़ेगा। तो तुम ये मत सोचना कि हमारा प्लान यहाँ पर काम कर गया, वो ग्रैंडपा वापस से हमारे पास आएगा, हमसे
बदला लेने के लिए, इसलिए हमें तैयारी कंटिन्यू रखनी है। हमें होशियार रहना होगा कि कब यहाँ पर ग्रैंडपा आकर हमारे ऊपर फिर से हमला शुरू कर दे। जो सुनकर पिंगान कहता है तो ठीक है, अगर वो ग्रैंडपा फिर से आता है ना तो मैं फिर से उसके साथ फाइट करूंगा। एक बार तो मैंने उसे मजा चखा ही दिया है, वापस से आएगा तो फिर से मैं मजा चखा दूंगा उसे। दूसरी तरफ गुआन जो होता है वो वहाँ पर अभी भी बाकी लोगों से बातें कर रहा था, लेकिन ब्रदर सॉन्ग जो होता है उसकी नजर उसी चैन फैमिली की लड़की पे पड़ जाती है। वो उसे गलत नजर से देख रहा था। उस लड़की को जैसे पता चलता है वो ब्रदर सॉन्ग से कहती है कि क्या तुम यहाँ पर किस नजर से देख रहे हो मुझे, मरना चाहते हो क्या? मरना चाहते हो तो मैं यहाँ पर अभी तुम्हारी जान ले लूंगी। जो सुनकर ब्रदर सॉन्ग को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि क्या तुम मुझे कह रहे हो कि तुम मुझे मारने वाली हो? सपने में भी नहीं। वो यहाँ पर बात को घुमाकर गुआन से कहता है कि अंकल देखो ना, ये आपके बारे में क्या कह रही है कि आपको मार डालेगी। जो सुनकर तो यहाँ पर गुआन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो अपनी पावर को वहाँ पर एक्टिवेट करता है और जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया था पूरे घर में वहाँ पर उसके ऑरा का प्रेशर लग चुका था। इस वजह से कोई भी वहाँ पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा होता है। वो लड़की भी यहाँ पर अपनी हालत खराब कर चुकी थी। बाकी लोग वहाँ पर गुआन से कह रहे थे कि गुआन आप समझ क्यों नहीं रहे कि ये लड़की चैन फैमिली से नहीं है, आप इसे छोड़ दो, इसे मत मारो। लेकिन तब वहाँ पर उस लड़की को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो यहाँ पर कह ही देती है कि हाँ मैं सच में चैन फैमिली से हूँ। अगर मुझे यहाँ पर कुछ हुआ ना तो तुझे पता है ना कि मेरी चैन फैमिली तुम सबको यहाँ पर मार देगी। सबसे पहले तो इस गुआन को। जो सुनकर यहाँ पर गुआन उस लड़की से कह रहा था कि अच्छा मुझे तो पहले से डाउट था कि तुम चैन फैमिली से ही आती हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा बाप इतना पावरफुल है कि वो मेरे सामने खड़ा हो सके? कभी नहीं। एक काम करता हूँ, तुम्हारे फादर को ना एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट देता हूँ थैली में पैक करके तुम्हारी लाश को, उसके बाद वो खुद ही आ जाएगा अपनी पावर मुझे दिखाने के लिए। गुआन ने वहाँ पर उस लड़की के ऊपर काफी ज्यादा अटैक कर दिया था, जिस वजह से उस लड़की की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। ऐसा लग रहा था कि वो मर ही जाएगी। बाकी लोग गुआन को समझा रहे होते कि नहीं रुक जाओ, ऐसा मत करो, इस लड़की को मारकर कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन गुआन सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। इसलिए बाकी सारे लोग जो होते वो धीरे धीरे करते हुए अपने वेपन को एक्टिवेट करने लग गए थे, ताकि यहाँ पर गुआन के साथ ही फाइट करते हुए उसे यहाँ पर रोक दे, ताकि वो उस लड़की को ना मारे। जबकि उन्हें पता था कि ये सब लोग भी यहाँ पर क्यों ना आ जाए तो गुआन का बाल तक बाका नहीं कर सकते। तब ब्रदर सॉन्ग जो होता है वो खुद ही वहाँ पर गुआन से कहता है कि छोड़ दो इस लड़की को, मत मारो। एक लड़की को मार करना आपकी जो रेपुटेशन है वो ही बर्बाद होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो उस लड़की को मारने का मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं होने वाला। जो सुनकर गुआन जो होता है वो वहाँ पर उस लड़की को छोड़ देता है। इसके बाद वो पूरे गुस्से के साथ वहाँ से जाने लग गया था। उसके जाने के बाद सारे लोग आकर उस लड़की को संभालते हैं, क्योंकि लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो गुआन को धमकाते हुए जाती है कि देख लेना एक दिन वो जरूर आएगा जब मैं अपने हाथों से तेरी जान लूंगी। ये जो आज तूने किया है ना मैं इसे कभी नहीं भूल सकती। जाते हुए गुआन जो होता है वो बाकी से कहते हुए जाता है कि ना मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा दाली डायनेस्टी के अंदर, कभी हो आना हो तो आ जाना, मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्रिपेयर करके रखा है वो तुम्हें देना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद गुआन वहाँ पर ब्रदर सॉन्ग के साथ जा चुका था। दूसरी तरफ हम उसी बंदे को देखते हैं जिसका घर पिछले एपिसोड में ग्रैंडपा फाइट की वजह से टूट गया था। उसकी वाइफ उसे चिल्ला रही होती है कि तुम तो एक नंबर के निकम में, हमारा घर टूट गया लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जाओ जल्दी से हमारा घर बनाओ, हम सोएंगे कहाँ पर। वहीं पर वो चीफ भी होता है जो कि गांव में आए हुए लोगों का स्वागत करता है, उन्हें अंदर आने की परमिशन देता है। वो वहाँ पर उस बंदे से कहता है कि अरे यार तुम इतनी जिद्दी लड़की को कैसे झेलते हो, तुमने इतनी गुस्सा लड़की से शादी कर ली है, कितना तुम्हें डांटते रहती है वो, तुम कहो तो मैं क्या उससे रास्ते से हटा दूं क्या? मेरे पास अपने तरीके का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारा पीछा उस लड़की से छुड़ा दूंगा। ये सुनकर तो वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और चीफ से कह रहा होता है कि आगे से कभी भी मेरी वाइफ के बारे में कुछ बोलने से पहले ना 10 बार सोच लेना, वरना जैसे मैं लकड़ियां तोड़ रहा हूँ ना वैसे तेरी टांग तोड़ दूंगा। ये सुनकर तो वो चीफ घबरा चुका था कि अरे यार मैं तो तेरे फायदे के लिए कह रहा था, तू तो उल्टा मेरे ऊपर ही बरस गया। वो बंदा काफी ज्यादा भड़क चुका था और पूरे गुस्से के साथ उस चीफ को मारने उसकी तरफ ही बढ़ रहा होता है। ये देखकर तो चीफ वहाँ पर भाग जाता है अपनी जान बचाकर, वरना तो कहीं ये बंदा उसकी जान ही ना ले ले। दूसरी तरफ ब्रदर सॉन्ग जो था वो गुआन से कह रहा था कि आपको नहीं लगता कि आपने उस लड़की को छोड़ दिया है तो आगे चलकर वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है? मुझे तो सच में लगता है कि वो लड़की आगे चलकर हमारे काम में ना बड़ा सा टांग अड़ाएगी, तो हम ऐसा तो उसे नहीं मारेंगे, हम कुछ और प्लान के साथ मारेंगे उसे। जिस पर गुआन कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये सारी चीजें तुम मुझ पे छोड़ दो, जो होगा मैं उसे संभाल लूंगा। दूसरी तरफ पिंगान जो होता है वो निंग्याओ के साथ आगे बढ़ते हुए एक मूर्ति के पास आ चुका था जहाँ पर लकड़ियां वगैरह काटने का पिंगान काम करता था। वहाँ आने के बाद आज पहली बार उसकी नजर उस मूर्ति पे पड़ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि मैंने इस मूर्ति को पहले भी देखा है लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया, ये बड़ी अजीब क्यों लग रही है। निंग्याओ कहती तुमने यहाँ पर ना कभी नोटिस नहीं किया कि असल में ये चीज क्या है? तुम्हें वो बता दूं कि तुम जो बॉक्सिंग टेक्निक सीख रहे हो ना उसकी शुरुआत मुझे लगता है कि यहाँ पर से ही हुई है। ये जो बंदा तुम्हें दिखाई दे रहा है जिसकी मूर्ति बनी है असल में वो बॉक्सिंग पोजीशन की ही प्रैक्टिस कर रहा है, जो कि बॉक्सिंग टेक्निक की सबसे हार्ड वाला पोजीशन होता है। शायद ये वही बंदा होगा जिसने बॉक्सिंग टेक्निक को इन्वेंट किया होगा। उसके ही सम्मान में इस मूर्ति को यहाँ पर बना कर रखा हुआ है। पिंगान कहता है अरे बॉक्सिंग टेक्निक का इस्तेमाल तो हम मुट्ठी बंद करके करते ना, तो लेकिन सर इसका पोजीशन तो देखो, ये इसकी कोई उंगली बंद है कोई उंगली बाहर है, अजीब सा नहीं लग रहा है? ये ऐसा लग रहा है कि कल्टीवेशन वगैरह कर रहा है। निंग्याओ बताती है तुम एक नंबर के गधे हो, तुम पहले बॉक्सिंग टेक्निक को शुरू तो करो, इसमें एक ही चीज नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें हैं। आगे के स्टेप में तुम्हें इस तरह से भी
उंगलियों को कर अटैक करना होगा, जिसकी मदद से तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर पाओगे। पिंगान वहाँ पर जितनी भी मूर्तियां वगैरह बनी थी सभी को देख रहा होता है और जिस जिस पोजीशन में वो बनी हुई थी वैसे ही पोजीशन की तरह से पिंगान यहाँ पर अपनी बॉक्सिंग टेक्निक को प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, ताकि वो देख सके कि यहाँ पर वो इस तरह के स्टेप का इस्तेमाल करते हुए बॉक्सिंग टेक्निक में एडवांस हो पाता भी है या फिर नहीं। पिंगान ने काफी हद तक की सभी मूर्तियों को देखकर उनके हर एक स्टेप को वहां पर सीख लिया था। इसे करके तो वो काफी ज्यादा खुश भी होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि अरे यहाँ की कुछ मूर्तियां तो टूटी हुई है, किसी के हाथ टूटे हुए, किसी का। आखिर इन मूर्तियों की ऐसी हालत किसने कर दी यहाँ पर? काश ये मूर्तियां पूरी हुई होती तो मैं काफी हद तक की बॉक्सिंग टेक्निक को सीख लिया होता। तभी वहां पर कोई पत्थर फेंक कर उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। इस चीज को देखकर तो पिंगान भी घबरा चुका था कि ये कौन आ गया उसके ऊपर अटैक करने के लिए। वो निंगियाओ को लेकर एक बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है कि देख सके कि यहाँ पर कौन आया है उसके साथ फाइट करने के लिए। तब उसे पता चलता है कि मूर्ति के ऊपर तो जुआन बैठा हुआ है, वही जुआन जिसके साथ पिंगान की कुछ टाइम पहले फाइट हुई थी, लेकिन उनकी फाइट उस टाइम रुक गई थी। उसी के साथ पिंगान ने पहली बार अपनी बॉक्सिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुआन जो था वो अपने घर पर होता है और उसकी जो दादी है असल में वो वही बुढ़िया है जो एक बार पिंगान को चिल्ला रही थी, लेकिन यीज़ुई और बाकियों ने मिलकर उस बुढ़िया को सबके सामने थप्पड़ मारा था और उस चीज से वो बुढ़िया बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। उसी बुढ़िया का असल में ये जुआन पोता होता है। वो बुढ़िया यहाँ पर जुआन को ज्ञान दे रही थी, वो भी ऐसा ज्ञान कि कोई भी जल्दी ना दे। बुढ़िया जुआन से कह रही थी कि देखो ना, तुम कभी भी अच्छा इंसान मत बनना, जो तुम्हें परेशान करे या तुम्हें कुछ बुरा भला कहे तो भले से उसकी गलती हो या ना हो तुम उसकी जान ले लेना। अच्छा इंसान बनने की तुम्हें कभी कोई जरूरत नहीं है, तुम हमेशा बनना तो बुरा ही इंसान बनना। बहुत ही प्यारा सा ज्ञान दे रही थी। इसी वजह से जो जुआन है ना, एक नंबर का गुस्से वाला आदमी है, ये जल्दी किसी की बातें नहीं सुनता, बिला मतलब ही सबसे झगड़ा करता रहता है। बुढ़िया ने उसे बताया था कि ये सबके सामने पिंगान नहीं उसकी बेइज्जती की थी, उसी की वजह से इतने सारे सबके सामने बुढ़िया को थप्पड़ खाने पड़े। जुआन वहाँ पर कह रहा था कि तो क्या मैं यहाँ पर आपकी बेइज्जती करने के लिए पिंगान की जान ले लूं? क्या कहती हो, उसी से शुरुआत की जाए बुरा बनने की? बुढ़िया वहाँ पर कहती कि देखो, जो काम तुम करो ना तो उसे बताना नहीं, और जो तुम बताने वाले हो ना उसे करना नहीं। इससे में तुम्हारा फायदा है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें आगे क्या फैसला लेना है, जो सही लगता है वो चीज करो। इतना कहने के बाद बुढ़िया वहाँ से जा चुकी थी। अब हम वापस से प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं। वहाँ पर जुआन जो था वो निंगिया उसे कह रहा था कि मेरे ख्याल से तुम मुझे नहीं पहचानती होगी, लेकिन तुम्हारे बाजू में जो बंदा खड़ा है ना वो मुझे बहुत अच्छे से जानता है। वैसे मैं यहाँ पर ना अपना एक छोटा सा काम करने के लिए आया हूँ। मुझे किसी बंदे ने अच्छे खासे पैसे दिए हैं इस पिंगान की जान लेने के लिए। और पता है वो लोग कौन है? वो लोग लिन फैमिली के ही लोग हैं जिनके घर में तुम लोगों ने मिलकर आग लगा दी थी। वहाँ से मुझे बहुत अच्छा पैसा मिला है तुम दोनों को मार कर तुम्हारी लाश ले जाने का। और देखो, बड़ी आसानी से मुझे यहाँ पर तुम लोग मिल गए, तो चलो तुम दोनों अब यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। पिंगान वहाँ पर कहता है कि देखो, यहाँ पर जितने भी पैसे तुम्हें मिले ना, इससे ज्यादा पैसे मैं देने के लिए तैयार हूँ। कहीं से भी बंदोबस्त करूंगा, लेकिन पैसे दे दूंगा, पर तुम यहाँ पर किसी को मत बताना कि हम लोग यहाँ पर छुपे हैं और तुम यहाँ से चले जाओ। जुआन कहता है देख यार, मैं यहाँ पर ना एक मकसद से नहीं आया हूँ, मेरा 2 से 3 मकसद है। एक तो यहाँ पर तूने मेरी दादी की बेइज्जती की थी, उसका बदला लेना चाहता हूँ, और पैसे का भी मामला है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर एक चीज की वजह से तुम दोनों को जिंदा भी छोड़ सकता हूँ, और तुम्हारे बारे में भी किसी को नहीं बताऊंगा। और वो चीज क्या है पता है? इस निंगिया के दिमाग के अंदर जो उसकी हेवन पावर है ना, वो मुझे चाहिए। अगर ये निंगिया अपनी हेवन पावर को मेरे अंदर ट्रांसफर करने के लिए तैयार होती है ना, तो मैं तुम दोनों को यहाँ पर छोड़ दूंगा। क्यों, कैसी लगी मेरी डील? मानोगे क्या इस चीज पे? निंगिया कहती है कि तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तुझे लगता है मैं अपनी पावर तुझे दे दूंगी? सपने में भी नहीं। पिंगान कहता है कि तू यहाँ पर ना बहुत बड़ी चीज मांग रहा है, जो चीज देने की मेरी खुद की भी औकात नहीं है। तू मुझसे लड़ना ही चाहता ना, तो आ लड़ ले, यही तेरे लिए बेहतर होगा। जो सुनकर तो जुआन एकदम ज्यादा गुस्सा हो चुका था, और पूरे गुस्से के साथ वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पिंगान के साथ ही भिड़ जाता है। पिंगान भी वहाँ पर अपनी जो बॉक्सिंग टेक्निक उसने हाल फिलहाल में सीखी थी उसका इस्तेमाल करते हुए जुआन के साथ फाइट करता है, जहाँ इन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट होती है। पहले तो पिंगान बॉक्सिंग टेक्निक में बिल्कुल ही लूजर था, लेकिन अब वो यहाँ पर बहुत अच्छे से टक्कर दे रहा था जुआन को। वो अपने हाथ और पैर दोनों को बिल्कुल परफेक्ट तरह से चला पा रहा होता है। इस वजह से पिंगान का हर एक अटैक यहाँ पर जुआन को लगते जा रहा था। जैसे कि पहले जुआन का सारा अटैक पिंगान को लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा था। पिंगान जुआन के अटैक को भी रोकता और उल्टा उसके ऊपर अटैक भी कर रहा था। साथ ही साथ इस बार जब पिंगान किसी भी तरह के बॉक्सिंग स्टेप का इस्तेमाल करता तो उसके अंदर से जो पावर निकल रही थी उसका लेवल भी काफी ज्यादा होता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले पिंगान ने यहाँ पर अलग अलग तरह के स्टेप को सीखा है कि बॉक्सिंग टेक्निक में कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। उन्हीं स्टेप का इस्तेमाल करते हुए पिंगान यहाँ पर जब जुआन के साथ फाइट कर रहा था तो वो बहुत ही बढ़िया तरीके से फाइट कर पा
रहा होता है। इस चीज से पिंगान खुद भी हैरान था कि अरे वाह, बहुत ही कमाल की तरीके से ये अटैक हो रहा है, अब तो मैं यहाँ पर इस जुआन को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। निंगिया पिंगान से कह रही थी कि पिंगान तुम यहाँ पर ना बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि ये जुआन ना कोई मामूली चीज नहीं है। फाइट करने में मुश्किल तो आएगी, लेकिन मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि तुम यहाँ पर जुआन को हरा लोगे। इसके बाद पिंगान और जुआन पूरे गुस्से के साथ एक दूसरे की जान लेने के लिए वहां पर आमने सामने आकर खड़े हो चुके थे। लेकिन इन दोनों की फाइट में यहाँ पर कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर